नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ मुस्लिम महिलाओं ने एक चर्च पर कब्जा कर लिया और बस उनकी वही डिमांड थी कि भाई आप सारे यहाँ पर कन्वर्ट हो जाओ वगैरह वगैरह। अब ज़रा देखिए, मतलब द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लुक एट द डिफरेंस। इंडिया के अंदर इतने सारे मुसलमान हैं, ठीक है। मुझे नहीं याद आता है कि मैंने कोई ऐसा न्यूज़ सुना हो कि कोई हिंदू ग्रुप है जो कि मुसलमानों को मजबूर करता है कि भाई आपको घर वापसी कर लेनी चाहिए या फिर आपको सनातन धर्म अपनाना चाहिए। उल्टा होता है इंडिया के अंदर। और अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी, अब पिछले दिनों दानिश कनेरिया वाला मामला सामने आ ही रहा है कि उसको अफरीदी द्वारा बार बार पोक किया जाता था कि भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। वो भाई साहब ने नहीं किया और उसका करियर यहाँ पर ख़त्म हो गया उसके बाद। फिर भी उस बंदे ने इतनी फाइट दी यहाँ पर कि उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो पाकिस्तान में कोई शायद ही तोड़ पाएगा कि भाई टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो बॉलर है वो दानिश कनेरिया है और ऑल ओवर अगर बात करें तो 4th नंबर पर है। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चर्च वाली बात हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बड़ी मुश्किल में रहती हैं और और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं माइनॉरिटीज़ ने। रिसेंटली इधर केपी में हमने देखा कि मंदिर जला दिए गए, चर्च जला दिए जाते हैं या हमला कर दिया जाता है। लेकिन ये एक इंसिडेंट लाहौर में हुआ है कि जिसमें मुसलमान जो नर्सेज़ हैं, उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में जो चर्च है उसके ऊपर वो टेक ओवर कर लिया है। उसपे जो क्रिश्चियन थे वो अपनी इबादत करने आते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ख़वातीन हैं, क्रिश्चियन ख़वातीन को ये भी कहा है मुसलमान ख़वातीन ने कि आप इस्लाम को कबूल कर लें। मुस्लिम ख़वातीन वहाँ बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि भाई आप इस्लाम कबूल करो, ईसाई उनको कह रही हैं। अ अब वो जो वीडियोज़ वायरल होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो जो क्रिश्चियन ख़वातीन की भी कोई वीडियो आई हैं कि हम माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे साथ इस तरह ना करें। हमें पर्सिक्यूट ना किया जाए, हमारी इबादत गाहों को इस तरह ना किया जाए। कि हमें कितना बुरा लगता है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करता है और लगना भी चाहिए और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि ये हमारे दिल के कितनी करीब चीज़ है, जब आप हमारे नबी के बारे में ये बात करते हैं। इसी तरह अगर ये लोग हैं, अगर हम इन लोगों की इबादत गाहों के ऊपर हमले करेंगे और टेक ओवर कर लेंगे, तो हम मगरब को क्या बता रहे हैं कि दीन इस्लाम इस तरह का है। इंसान इंसान को कत्ल करने का फतवा देता है। किसी रियासत के होते हुए ये हो सकता है कि कोई प्राइवेट शख्स कहे कि फलां शख्स वाजिब कत्ल है, उसको कत्ल कर दिया जाए? ये कैसे मुमकिन है? यहाँ इस तरह के फतवे जाते हैं। इस मुल्क को रूल करने के काबिल नहीं छोड़ा गया है। ये ऐसा नहीं है कि उन्हें चर्च में जाकर अपनी इबादत करने का शौक़ हो, नहीं। इसके पीछे एक टारगेट था, इसके पीछे एक मकसद था और वो मकसद ये था कि वहाँ पर मौजूद लोगों को, उन लोगों को ये कहा गया कि आप हमारा मज़हब इख्तियार करना होगा, आपको, आप सब मुसलमान हो जाएं। इसकी वजह यह है कि हमारा जो मज़हब है वो सबसे बड़ा है और आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप हमारा मज़हब इख्तियार नहीं करेंगे, अगर आप मुसलमान नहीं होंगे, तो हम आपके ऊपर ब्लेस्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर आपको मार देंगे या आपको जेल भिजवाएंगे। वहाँ पर मौजूद उन लोगों को ये धमकियाँ दी गई हैं। और उसके बाद ये सारा ड्रामा, ये सब कुछ करने के बाद बड़े आराम से वो ख़वातीन और उनके साथ बड़ी तादाद मर्दों की बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर जो है वो नारे लगाते हुए, अपने मज़हब के, इस्लाम के नारे लगाते हुए वो बाहर इस तरीके से निकले कि जैसे वो ग़ज़वा हिंद करके और किसी मुल्क को फ़तह करके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है ना, कि जिस तरह हाथ ऊपर कर करके नारे लगाए जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी दूर दराज का गाँव है जहाँ पर ये हो गया। सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती कि ये सब कुछ हुआ। एक तो ये कि क्या ये बगैर प्लानिंग के हुआ है? ऐसा नहीं है, इसको पहले प्लान किया गया होगा इस वाक़े को। उसके बाद उन मर्दों और औरतों ने, और पता नहीं उनके पीछे कितने और लोग हैं, ये किया होगा कि हम इनको बताते हैं
इनकी ऐसी की तैसी, ये सब करके किया होगा ना कि ये जो हैं ये हमारे ख़िलाफ़ दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं वो करारदाद पास करवाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे हमारे इस कानून को ख़त्म करने के लिए, ब्लास्फेमी लॉ को ख़त्म करने के लिए। तो अब हम इनको बताते हैं कि हम इनके साथ क्या करेंगे। जो इसके पीछे एक सोच नज़र आ रही है, जो इसके पीछे एक माइंडसेट नज़र आ रहा है, वो ये है। वहाँ पर प्लानिंग के साथ गए हैं ये। और उसके बाद हुआ क्या, जो अभी तक सामने चीज़ें आई हैं उसमें हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो ये है कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, वो बस उसको जो है वो पुलिस ने जो है, पुलिस पहुंची है, उसने दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया है, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिए, ये रिज़ॉल्व करवा दिया मसला। किसी दूसरे मुल्क में ऐसा कोई वाक़या होता है तो हम फ़ौरन उसको उठाते हैं, हम तो उसको यूँ सोशल मीडिया पे उठाते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है ना, ये देखिए इस मंदिर में ये किया गया है, इस मस्जिद में लोगों के साथ ये हुआ है, ये जो है ये इंडिया में ये गाय के ऊपर जो है ये हुआ है, गोश्त खाते हुए जो है ये लोगों को इस तरह मारा गया है। हमारे अपने मुल्क में अगर कुछ होगा तो हम उसको छुपा लेंगे, हम कंप्रोमाइज़ करवा देंगे, हम मज़लूम और जालिम के बीच कंप्रोमाइज़ करवाएंगे। ये पहला वाक़या होगा दुनिया का अनोखा कि मज़लूम और जालिम के बीच आप कंप्रोमाइज़ करवा रहे हैं, आप पैचअप करवा रहे हैं, जिसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये वाइस वर्सा होता और मुसलमान की किसी मस्जिद में ऐसा हुआ होता तो उस वक्त क्या होता, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता। सिलसिला ऐसा चल रहा है, खुदा जाने कि इस मुल्क को किस तरह चलाया जाना है, इंटेंशन क्या है, किंग्स पार्टियों की क्या हैसियत होती है, वो आवाम में कितनी पॉपुलर होती हैं, किस तरह से वो राज करती हैं और उनके राज करने का अंदाज़ क्या होता है, और किस तरह से मुल्क मसाइल से दो चार होता है, किस तरह से मुल्क जंगों से दो चार होता है, पराई जंगों का हिस्सा बनता है, जाकर अपने मुल्क को दहशतगर्दी का गढ़ बनाया जाता है, इंतहा पसंदी का गढ़ बनाया जाता है, ना जो अदम बर्दाश्त का गढ़ बनाया जाता है, गैर रवादारी का गढ़ बनाया जाता है। और कुछ लोग जो खवातीन, पहले हमने देखा कि जो एक मजहबी जमात के लोगों ने ये मूवमेंट चला दी पाकिस्तान में और कहा कि जी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, फ्रांस के सफीर को बाहर निकालो। आज अगर इस तरह खवातीन एक चर्च के ऊपर टेक ओवर कर लेंगी, उसके अलावा होता यह है कि एक बंदा जो है जब कोई कानून है उसको अपने हाथ में ले लेता है तो स्टेट के पास क्या पावर रह जाती है, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, क्या स्टेट प्रोटेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। हम एक पहले ही एक इंटरनेशनल इस इशू में फंसे हुए हैं। अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान बमशेल ये है कि इनके अजीत डोभाल साहब जो हैं वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, वो ये दावा कर रहे हैं अपने इस क्लिप में कि मेरी पाकिस्तान के यहाँ पे 15 से 20 जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, 15 से 20 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फिर कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड ओवर एंड अबव, जो इन्होंने कहा आमिर भाई ने कि उसके बाद तो 4 स्टार होता है। तो मेरी उनसे कोई 12 महीनों के दौर में, मतलब 1 साल के मुख्तलिफ पीरियड में मेरी मुलाकातें हुई हैं। In last 12 months, I have met at least 15 to 20 top Pakistani security officials with the rank of Lieutenant General and above in different places and others. But I don't believe them, as I have never believed many Pakistanis. अजीत डोभाल की एक तकरीर, मैं तो उनकी बात को मैंने कभी यकीन ही नहीं किया। मैं वैसे भी पाकिस्तान की किसी बात पे यकीन नहीं करता। अगर पाकिस्तानी सियासतदान मिलते भी हैं तो उनका एक बहुत बड़ा एक इशू बनता है, बहुत बड़ी स्टोरी बनती है, लेकिन ये पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है एनएसए अजीत डोभाल के बारे में कि भाई अजीत डोभाल उन्होंने क्लेम किया था पिछले दिनों कि भाई मैं 15 से 20 पाकिस्तानी जनरल्स को मिला हूँ और उनसे मैंने बात की है, और यही चीज़ अगर उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उससे पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल है। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि भाई पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी आर्मी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आप उनको पैसे दिखा दो तो सारी चीज़ें वो आपके हवाले कर सकती है, जो भी ब्लूप्रिंट हो या फिर जो भी यहाँ पर उनकी खुफिया इन्फॉर्मेशन हो। अब देखिए, पहले जब 1978 के आसपास जब रशिया आया था अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके बाद अमेरिका भी आया, बिलियंस ऑफ डॉलर मिले, तो वो करप्शन कहाँ गया? वो जो करप्शन हुआ वो आर्मी की पॉकेट में ही गया। फिर जो बचा था उसमें पॉलिटिशियंस ने करप्शन किया, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार अमेरिका आया, उसने भी ओसामा बिन लादेन को सर्च करने के लिए, उसके बाद उसने भी बिलियंस ऑफ डॉलर दिए, वहाँ पर भी करप्शन हुआ, और उसमें भी करप्शन में जो सबसे ज़्यादा पैसे खाए वो पाकिस्तानी आर्मी ने ही खाए।
तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई यहाँ के जो जनरल है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बड़ी खबर तो ये है, बिग स्टोरी मैं समझता हूँ, जो कहते हैं ना कभी हम ऐसे बिग स्टोरी कहते हैं, बम शेल जिसको कहा जाता है, वो बम शेल ये है कि इनके अजीत डोवल साहब जो हैं वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, वो ये दावा कर रहे हैं अपने इस क्लिप में कि मेरी पाकिस्तान के यहाँ पे 15 से 20 जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, 15 से 20 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फिर कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड ओवर एंड अबव, जो इन्होंने कहा आमिर भाई ने कि उसके बाद तो 4 स्टार होता है। तो मेरी उनसे कोई 12 महीनों के दौर में, मतलब 1 साल के मुख्तलिफ पीरियड में मेरी मुलाकातें हुई हैं। सो माहौल उस वक्त सेट हो रहा था। अब इस बैकग्राउंड में ये चीज़ सामने आनी अजीत डोवल की कि मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कभी अनाउंस नहीं की गई, और अगर मुलाकातें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स ने की हैं तो डेफिनेटली GHQ माइट बी ऑन बोर्ड, वो ऑन बोर्ड होंगे। और उसमें जो बता रहे हैं कि उनके साथ हमारी जो उस पर डिबेट हुई है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये बता रहे हैं कि हमारी वहाँ डिबेट हुई है और एक उनके साथ पाकिस्तानी जर्नलों के साथ, अजीत डोवल कह रहे हैं, उसमें हमारी अजम्पशन जो थी, अजम्पशन है, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया इसमें क्लिप में, ये थी कि ये अगर तालिबान आते हैं पाकिस्तान और यहाँ से अमेरिकन चले जाते हैं, उसके बाद का सिनेरियो बता रहे हैं वो कि अमेरिकन विड्रॉल के बाद यहाँ तालिबान अटैक करते हैं तो फिर सिनेरियो क्या होगा। सो अगर पाकिस्तानी सियासतदान मिलते भी हैं तो उनका एक बहुत बड़ा एक इशू बनता है, बहुत बड़ी स्टोरी बनती है, ताने मिलते हैं उनको, वो चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ हो, और कल को इमरान खान साहब को भी मिलेंगे इनकी बारी के आने पे कुछ चीज़ें हैं। लेकिन ये अब पता चलता है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पे देखते हैं कि ISPR इस पे क्या अपना रिएक्शन देता है, GHQ इस पे क्या रिएक्शन देता है। नॉलेज में है कि 15 डीब्रीफिंग हुई है कि 15-20 के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल बहुत बड़ा नंबर, इट्स ए बिग नंबर कि पाकिस्तान के 15-20 लेफ्टिनेंट जनरल्स, अगेन वी आर अज्यूमिंग, उसने तो नहीं कहा, लेकिन एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि रिटायर्ड लोग भी से कहाँ मुलाकातें हुई हैं कि हम ले रहे हैं। सो ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक मेरी एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जज्बाती ना हुआ करें। जो दोनों मुल्कों के तोपें गन्ने हम लेके बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, ट्विटर पे एक दूसरे की माँ बहनें कर रहे होते हैं, गाली गलोच पेट्रियाटिज्म का मुजाहरा कर रहे होते हैं, लड़ जरूर पेट्रियाटिज्म भी करें, आपके बैक पे जो हमारे बड़े बिग गन्स हैं वो एक दूसरे से मिलते भी हैं। हमारे लिए सिर्फ लेसन ये है कि इंडिया के साथ साथ जो अमेरिका से मैसेजेस आ रहे हैं, ख़ासतौर पर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें कि हाल ही में जो है जो अमेरिकी सदर ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जॉन बोल्टन साहब जो हैं, उनको बाद में निकाल दिया गया था, उन्होंने बहुत ही एक खौफनाक किस्म का आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को हम बड़े ही सालों से 20-40 साल से इग्नोर कर रहे हैं, हमने इनको न्यूक्लियर कंट्री भी बनने दिया, हमने इनको जो है ना ये भी अलाउ किया कि अफ़गानिस्तान में ये जो हम हारे हैं वो भी इनकी वजह से हैं, और ये दहशतगर्दी को भी पनपते हैं। अब टाइम आ गया इनको टकरने का और इनका लेसन बनाने का और सबक हासिल करने का। बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना पाकिस्तान के लिए वार्निंग्स हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह का है। तो सिर्फ ये है कि साहब का मैं व्यूज़ पे चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो एक तबका बहुत ज़्यादा प्री मेच्योरली तालियां बजा के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, हमारे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम है। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा, हमारे टेलीविज़न चैनल्स पे एक चर्चा रहा एक वीडियो का जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल की एक तकरीर पे थी, एक एड्रेस था, तो उसमें उन्होंने कहा, तो उनकी बात का पाकिस्तान के ये जो जनरल वगैरह मुझे बताते थे, जिन्होंने बताया, मैं तो उनकी बात को मैंने कभी यकीन ही नहीं किया, मैं वैसे भी पाकिस्तान की किसी बात पे यकीन नहीं करता। उसने कहा कि हम हथियार अच्छे दे सकते हैं, ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, लेकिन किसी को अगर उसके अंदर जंग लड़ने की ख्वाहिश नहीं तो वो तो हम नहीं दे सकते उसको। तो मैंने बड़ा जिम्बाब्वे के लोग ऑफिसर्स को, मिलिट्री ऑफिसर्स को बड़ा समझाया किया। मैंने कहा पाकिस्तान में आप आए, हमारे ये अदारे हैं, हम इस तरह की ट्रेनिंग कराते हैं ये। तो मैं देखा कि वो जो कंडक्टिंग लेडी थी मेरी, वो थोड़ा मुस्करा रही थी। जब वहाँ से हम हिले तो उसने मुझे कहा कि सर, इंग्लिश में उसने कहा कि सर ये जितना जी चाहे इनके साथ टकरे मारें, ये पाकिस्तान नहीं जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, ये भारत जाएंगे। लेकिन भारत के अपने मकासद थे, भारत ने उन लोगों की ज़हन साजी करनी थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चुनाचे वो इतनी नफ़रत दे दी, उन लोगों के जहनों में भर दी कि नतीजा ये हुआ कि वो अगर MDS में गए, उनकी इंटेलिजेंस में गए हैं तो वहाँ भी पाकिस्तान से नफ़रत, आर्मी में है तो पाकिस्तान से नफ़रत, क्योंकि भारत ने उनकी जो ट्रेनिंग कराई वो ये थी। इंडिया में 400 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं और उनका रुपया जो है वो स्टेबल रहता है। हमारे रिजर्व्स
वैसे मैं अभी फिगर्स देख रहा था, इंडिया के तो रिजर्व्स 639 बिलियन क्रॉस कर गए, 400 से तो बहुत ही आगे चले गए। उनका 1.5 महीने का कवर। ये पता नहीं बात लोगों को समझ आ रही या नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है, ये उनके आज आके हफीज वो पाशा साहब कह रहे थे, ये जो है ये सारे का सारा तो नहीं, मतलब 50% हम बाहर से कर्जा ले रहे हैं। 50 साल तक हमारा और इंडिया का जो डिफेंस के बजट का गैप था वो $2 बिलियन से कभी नहीं था बढ़ता, फ्लक्चुएट करता था कम ज्यादा। अभी जो है हम $11-12 बिलियन पे पहुंचे हुए हैं और वो चाइना के साथ लड़ाई की रेस के अंदर 90 और 100 के करीब जाने को है, $100 बिलियन। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है ना वो बाहर से कर्जे पर चल रहा है, मतलब पूरा नहीं तो आधा तो चल ही रहा है। अब ये बात बिल्कुल सच है कि हर साल जब बजट आता है तब इंडिया का बजट जो होता है उसमें कई गुना, मतलब कई गुना तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है और उसमें भी हम डिफेंस में अच्छी खासी बढ़ोतरी करते थे। अब जैसे इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया कि भाई हम बढ़ोतरी कर रहे, पाकिस्तान भी बढ़ोतरी करता था, लेकिन उनके पास रेवेन्यू जनरेशन के इतने साधन नहीं थे जितने इंडिया के पास थे। आज इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो ये बजट वाला है ना वो इतना बड़ा गैप आ चुका है कि भाई अब आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान ने जो पिछले दिनों गलतियां कर ली कि भाई पाकिस्तानी आर्मी का जो डिफेंस था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का टोटल बजट कुछ भी हो सकता है लेकिन आप पाकिस्तान के डिफेंस बजट को हिला नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर चलती है आर्मी की, ठीक है। अगर आप एक प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान के और अगर आपने डिफेंस बजट को हिला दिया तो फिर पाकिस्तानी आर्मी आपको हिला देगी या फिर आपको नीचे उतार देगी, जैसे नवाज शरीफ को किया, उसके बाद इमरान खान को किया, ठीक है, सबको नीचे उतार दिया। क्योंकि उनकी बनती नहीं थी पाकिस्तानी आर्मी के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कर्जे पर चल रही है और ये बात बिल्कुल सच भी हो सकती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या स्टेट बैंक के पास है ये लग्जरी कि रुपये को थोड़ा सा वो सहारा दे से, जैसे अगर आपके पास रिजर्व्स हों कम से कम 6 माह के, तो हालांकि इंडिया के पास 1.5 माह के हैं लेकिन उन्होंने तो इंटरवीन किया 2-3 बारी अपनी करेंसी को। बहुत जरूरी है, इंडिया में $400 अरब के रिजर्व्स हैं और उनका रुपया जो है वो स्टेबल रहता है। हमारे रिजर्व्स 3 महीने के हैं। इसको बढ़ाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेटाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, GDRs, कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस, ये सारे काम जो हैं ये करने की जरूरत है और ताकि आपके भी रिजर्व्स बढ़े। और ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये अगले 2 साल में। क्या डॉलर पे इंटरवेंशन होनी चाहिए सर, स्टेबलाइजेशन रुपये के लिए कुछ गवर्नमेंट को, SB स्टेट बैंक को करना चाहिए? अगर आपके पास 6 महीने के रिजर्व्स होंगे तो फिर आप स्टेबलाइज विद इन रेंज कर सकते हैं। वैसे मैं अभी फिगर्स देख रहा था, इंडिया के तो रिजर्व्स 639 बिलियन क्रॉस कर गए, 400 से तो बहुत ही आगे चले गए। उन्होंने कहा जनाब आपका जो डिफेंस बजट है 3 साल पहले तक आप अपने इंटरनल जो वसाइल थे पाकिस्तान के उनसे मीट कर रहे थे। आप उन्होंने कहा जनाब आपका 45 आपके अपने हैं और वहां 55% बाहर से कर्जा लेकर डिफेंस रिक्वायरमेंट मीट हो रही हैं। जरा अंदाजा करें जरा, ये पता नहीं बात लोगों को समझ आ रही या नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है, ये उनके आज आके हफीज वो पाशा साहब कह रहे थे, ये जो है ये सारे का सारा तो नहीं, मतलब 50% हम बाहर से कर्जा ले रहे हैं। कर्जे लेके या तो हम तनख्वाहें दे रहे हैं आके अपनी फौज को, या पेंशन के पैसे दे रहे हैं, या जो हमने कुछ आके खरीदारी करनी है वो कर। जिस मुल्क का दिफा अगर आगे 45 या 50% जो है लोन पे चल रहा हो, ये अभी 3 सालों की बात बता रहे हैं। एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा आपने बैठ के टैक्स एग्जम्पशन दिए हैं जो बड़े बड़े लाडलों को, जिसकी बात आमिर भी कहते रहते हैं, आपने 1500 अरब पैसे ज्यादा, 2 ट्रिलियन आपने 1500 बिलियन से ज्यादा बड़े बड़े लोगों को, जो आपके दोस्त थे, डोनर थे, जो आपके यहाँ फाइनेंशियर थे, उनको 1500 बिलियन रुपीस की उन्होंने कहा आपने टैक्स उनको एग्जम्पशन। हमारा इन्होंने आके लहू नचोड़ लिया है, आवाम की खालें उतार ली है, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, आपके डॉलर सारा हमसे पैसा इकट्ठा करके। ये बड़े बिग बिजनेसमैन अपने डोनर, किसी ने अस्पताल के लिए चंदा दे दिया, किसी ने पार्टी के लिए दे दिया, किसी ने गाड़ी खरीद दी, किसी ने आगे जहाज पे सैर करवा दी, किसी ने आपको लंदन से पिक एंड ड्रॉप दे दिया। 50 साल तक हमारा और इंडिया का जो डिफेंस के बजट का गैप था वो $2 बिलियन से कभी नहीं था बढ़ता, फ्लक्चुएट करता था कम ज्यादा। अभी जो है हम $11-12 बिलियन पे पहुंचे हुए हैं और वो चाइना के साथ लड़ाई की रेस के अंदर 90 और 100 के करीब जाने को है, $100 बिलियन। सो जो ये जो $90 बिलियन का जब ये फर्क आ जाएगा तो कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे कि आपने जो मेन दुश्मन आपका वही रहता है।
उनका 1.5 महीने का कवर है। स्टैट अवाम को, शहरियों को बता देता हूं कि जनवरी 2020 से सितंबर 2021 तक लेकर भारत में जो खाने पीने की अशिया की जो इन्फ्लेशन थी वो 5.6% थी और पाकिस्तान में वो तकरीबन 18% है। तो इसका डॉलर, एनर्जी सेक्टर या और चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से ताल्लुक नहीं है, इसका आपके ज़राअत के शोबे के अंदर जो बहरान है उससे ताल्लुक है। अब आ जाते हैं डॉलर, उन्होंने डिप्रिशिएट होने दिया। आप कह रहे हैं लोगों को, पहले कहते थे अमेरिका से डॉलर आएंगे तो मुल्क चलेगा, फिर कहते थे चाइना से डॉलर। सऊदी अरब बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। हैरान कुन चीज सामने आ गई है। एक तरफ तो ये देखा गया कि हर तरफ खबर थी कि जनाब सलमान खान का कॉन्सर्ट हुआ है सऊदी अरब में, 80,000 से ज्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। मगर अब तो हाल ये हो गया है कि उल्टा काम चल पड़ा है और सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। मुन्नी इस वक्त बदनाम हो रही है कि हम जब मदीने या मक्के में होते हैं हमें हजर अस्वद के करीब जाने पर डंडा पड़ जाता है, रोजा रसूल की जाली को चूमने पर डंडा पड़ जाता है। आप कहते हैं बिद्दा है, आप कहते हैं गलत है, आप कहते हैं गुनाह है। वो करना गुनाह है लेकिन ये करना ठीक है। देखते हैं कि आगे क्या होता है मौलाना साहब का क्योंकि जाहिर है अब इनकी दुकान तो हो जाएगी बंद, लेकिन इनकी दुकान बंद होगी सऊदी अरब में, इनकी दुकान पाकिस्तान में तो चल ही रही है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो सऊदी अरेबिया है वो बदल रहा है। देखिए, कोई भी अगर रिजिड कंट्री होगा उसमें जो नई पीढ़ी आएगी, बहुत बड़े लेवल के चांसेस होते हैं कि वो पीढ़ी अगर वहाँ पर रूढ़िवादी सोच चल रही है और वो समाज के लिए ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर वो समाज के लिए ठीक नहीं है तो नई पीढ़ी बदलने की ट्राई करेगी। फिर वो बात अलग है कि वो कितने सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर, या फिर आप कह सकते हो कि प्रिंस MBS मतलब मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। अब पिछले दिनों उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हदीस को लेकर। जो मुस्लिम जो समाज है या फिर आप क्या कि इस्लाम में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम कंसिडर की जाती है, वो है हदीस और कुरान। और हदीस को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हदीसें जब लिखी जानी चाहिए थी उसके कई सालों बाद या फिर कुछ 100 साल के बाद ये हदीसें आई है, तो उस पर कितने लेवल का ट्रस्ट किया जाए ये हमें पता नहीं है। मतलब ये चीज़ें दिखाता है। देखिए, पहले सऊदी अरेबिया के अंदर महिला को गाड़ी चलाने से लेकर कई सारे कानून थे कि भाई आप नहीं कर सकते, लेकिन अब सारी चीज़ें जो छूट मिल रही है, सारी चीज़ों में अब अलाउ किया जा रहा है। ये MBS के लीडरशिप के अंडर ही किया जा रहा है। पिछले दिनों सलमान खान का यहाँ पर एक शो किया गया था जिसमें हज़ारों लोग आए थे। अब हम सबको पता है कि इस्लाम में ठुमके लगाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सब कुछ किया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ ही सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सऊदी अरब बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी तेजी से सऊदी अरब में तब्दीली आएगी और अब तो एक हैरान कुन चीज सामने आ गई है। एक तरफ तो ये देखा गया कि हर तरफ खबर थी कि जनाब सलमान खान का कॉन्सर्ट हुआ है सऊदी अरब में, 80,000 से ज्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। मगर अब तो हाल ये हो गया है कि उल्टा काम चल पड़ा है और सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। तबलीगी जमात पर पाबंदी, अब कोई सोच भी नहीं सकता था ये चीज़। ना सिर्फ तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई है, बल्कि बताया गया है कि जी जुम्मे के दिन आपने क्या क्या बातें कहनी है तबलीगी जमात के हवाले से, क्या बताना है कि किस तरह दहशतगर्दी फैलाती है, ये करती है, वो करती है, ये बैन है, ये हमारे माशरे को ख़राब कर रही है, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है। इसलिए अब इनकी कोई इजाज़त नहीं है, इनके किसी इज्तिमा की इजाज़त नहीं है, किसी मस्जिद में आकर इनको तबलीग करने की इजाज़त नहीं है, इनका कोई ग्रुप नहीं आ सकता, यहाँ तक कह दिया गया है। अब ये नाकाबिले यकीन नज़र आता है। सिर्फ ये कि इन पर पाबंदी लगा दी गई है तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में, बल्कि ये कि जी इनको दावत व तबलीग की इजाज़त नहीं है, इसके साथ एफिलिएशन, इससे जुड़ना भी बैन कर दिया गया है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और आप जानते हैं कि सऊदी अरब में सज़ाएँ भी सख्त दी जाती हैं और इस तरह से जब कोई चीज़ आ जाए, फरमान आ जाए, तो उस पर बड़ी सख्ती से अमल करवाया जाता है। तो ये चीज़ बड़ी हैरानकुन है और लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और अब देखना ये है कि इसका रद्दमल क्या होता है। सऊदी अरब में तो आपको पता है कि वहाँ पर जिस तरह का निज़ाम है, तो मोहम्मद बिन सलमान या उनकी वजारत जब कुछ कह देती है वहाँ से,
तो फिर उस पर तो अमल दरामद करना पड़ता है। तो ये सऊदी अरब बड़ा बदल रहा है, ना सिर्फ अपनी इकॉनमी को बदल रहा है बल्कि अपने रस्म व रिवाज को बदल रहा है, और इस्लामी हवाले से जिस तरह सऊदी अरब को देखा जाता था उसमें बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है। सलमान खान, उसका एक कॉन्सर्ट होता है, इसे कहते हैं दबंग कॉन्सर्ट। सलमान खान अपने दबंग कॉन्सर्ट के लिए इस वक्त सऊदी अरब में है, और इस वक्त पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है वहां की, उसके जो फिल्मी सितारे हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। मुन्नी इस वक्त बदनाम हो रही है, लेकिन सऊदी अरब को यह इस बात का इल्म नहीं है कि सऊदी अरब पूरे आलम इस्लाम में बदनाम हो रहा है, उसको इस बात का अंदाजा नहीं है। यानी वो मुल्क, जिस मुल्क में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की जाली को हाथ लगाने पे शुरता डंडा मारता है और कहता है बिद्दा, वहां पे ये गुनाह हो सकता है। और अगेन मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में कहा था, भाई आप कॉन्सर्ट करना चाहते हैं आप कॉन्सर्ट करें, आप स्ट्रिप क्लब खोलना चाहते हैं आप जो मर्जी करें, आपका मुल्क आपकी मर्जी। लेकिन फिर जब आप ये मुनाफकत करते हैं ना कि हम जब मदीने या मक्के में होते हैं हमें हजरा अस्वद के करीब जाने पर डंडा पड़ जाता है, रोजा रसूल की जाली को चूमने पर डंडा पड़ जाता है, आप कहते हैं बिद्दा है, आप कहते हैं गलत है, आप कहते हैं गुनाह है, वो करना गुनाह है लेकिन ये करना ठीक है। इस मुनाफकत पे हैरत होती है, इस मुनाफकत पे गुस्सा आता है बेसिकली। ठीक है जी, अब आगे आप एक और तस्वीर देखिए, ये कॉन्सर्ट पे जो हुजूम देखें आप, कितना तरसे हुए थे सऊदी अरब के लोग। वो जो हमें लगता था कि यार मतलब उफ ये तो इतने इस्लाम पसंद लोग हैं, हमें ये मंजन बेचा गया है, पाकिस्तान को खास तौर पे कह रहा हूं, पाकिस्तान को 70 साल से ये मंजन बेचा गया है कि ये लोग जो हैं ये क्या कमाल लोग हैं भाई, मतलब इनको फॉलो करो, इस्लाम फॉलो करना है तो इन लोगों को फॉलो करो। ये देखें ये कितने तरसे हुए थे कॉन्सर्ट्स के लिए। इस वक्त आप हुजूम देखें, तस्वीरें देखते जाएं और आप हैरान रहते जाएं कि किस कदर हुजूम है इस कॉन्सर्ट में। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस, वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। और हम क्या कर रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता, वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है वो। नमस्कार दोस्तों, अब मैंने एक चीज़ पिछले 8-10 सालों से नोट की है कि जितने इंडियंस बाहर हैं ना, पाकिस्तानी मीडिया को उनसे बहुत दिक्कत है। अब होता ये है कि जो ये इंडियंस है ना, वो अब मतलब मानिए कि नहीं मानना मानिए, चाहे वो यूके में रहते हो, चाहे कनाडा, फ्रांस या फिर यूएस, अब कोई भी कंट्री काउंट कर लीजिए, वो वहाँ पर रहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ की सिटीजनशिप मोर और लेस वो ले ही लेंगे, लेकिन फिर भी वो इंडियन नेटिव हमेशा कहलाएंगे। भले ही उनकी 5 पीढ़ी चेंज हो जाए लेकिन वो इंडियन नेटिव ही कहे जाएंगे। और ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर जाते हैं, नो डाउट पहले वो सेटल होते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में, दिल में इंडिया होता है, भारत होता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी विजिट करते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जब इंडियंस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तब पावर दिखती है कि इंडियन डायस्पोरा की पावर क्या है। और देखिए, अगर आप अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को देखो तो कई सारी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, उसके लीडर, उसके सीईओ, अगर आप वर्ल्ड बैंक के सीईओ की काउंट करो, IMF का लीडर की काउंट करो, या फिर आप इवन यूके का प्राइम मिनिस्टर अगर आप काउंट करो, इवन अमेरिका का जो संसद है उसके अंदर अगर जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनकी काउंट करो, इंडियंस आपको ढेरों मिलेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया की 6ठी बड़ी तरीन फौज है, ये भी अच्छी बात है, फख्र करने वाली बात है, लेकिन क्या हमने इसी में गुजारा करना है कि हम लड़ बड़ा अच्छा लेते हैं भाई, और कोई काम नहीं करना हमने। हमारे यहां क्या हो रहा है, जिस वक्त पराग अग्रवाल IIT का पढ़ा हुआ हुई ना, चंद महीने पहले उसकी नॉमिनेशन आ चुकी थी, उस वक्त हमारे मुल्क में हमें पता नहीं था कि धरने हो रहे हैं, हम धरने दे रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा था, ठीक है जी, और कहा जा रहा था जनाब कि आज मुल्क बंद कर देंगे हमारा, और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस, वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम कभी क्या जी हो क्या गया जी,
ये फुला सियासतदान ने ये कह दिया तो फुला सियासतदान ने ये कह दिया। कभी चीनी महंगी हो गई, कभी आटा महंगा हो गया, कभी चीनी नापैद हो गई, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी डॉलर ऊपर चला गया, और कभी जनाब अब हम सोच रहे हैं कि हम तालिबान को माफ कर दें। ये जो लोग हैं ये अमेरिका में बैठे होंगे, ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में, ये डिफेंस में है, ये जहां जहां बैठे होंगे ऑब्वियसली दे विल इनकी वैल्यू होगी। असल में हमें क्या समझा जाता है, ये बिल्कुल हमें याद है। हमारा पहला ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है एयरपोर्ट से जब उतरते हैं, और उसके बाद हमारी मुसीबतें बिल्कुल हमारा जिस तरह इंतजार कर, इस तरह हमारे साथ किया जाता है जिस तरह लोग इंतजार कर रहे होते हैं हमें लूटने के लिए। और स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस, स्टार्ट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, जाली मुकदमात में फंसा लिया जाता है। यानी इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़न तक नहीं आया यार। आप अमेज़न पे चीज नहीं खरीद सकते, आप ईबे पे चीज नहीं खरीद सकते, आपके पास थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे ही नहीं है। आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, किसी बंदे को बाहर भेजे, लॉग इन करके तुम थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो है वो लिंक कर देना। हम अभी यही फंसे हुए हैं कि टिकटॉक बैन करना है या अनबैन करना है, फेसबुक को बैन करना है या अनबैन करना है। हम अभी तक यही फंसे हुए हैं दोस्तों। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये जो स्ट्राइप का सीईओ वो क्या लिखता है सुनिए, वो लिखता है, उसका नाम है पैट्रिक कॉलिसन। वो लिखता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे या एडोब, आईबीएम, Palo Alto Networks and now Twitter, run by CEOs who grew up in India. Wonderful to watch the amazing success of Indians in the technology world. सुनिए और शर्माइए, शर्माइए। रोज बैठ के इंडिया को गाली देते हैं, वो कहां से कहां जा रहा है। अगर आपने उसका मुकाबला करना है तो आपको भी ऐसा बनना होगा। ये आज वक्त है अपने गिरबान में झांकने का। आपको बुरा तो मैं बहुत लग रहा हूं। बताया कि जब बाइडेन जो है उसने जब अपने पहले 50 दिनों के अंदर उसने 55 जो इंडियंस थे उनको उसने अपॉइंट कर दिया लीडरशिप पोजीशंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। इवन के सुनने में आया कि जो उसका स्पीच राइटर है और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना एक कनेक्शन डेवलप करना चाहिए उन लोगों के साथ जो बाहर बैठे हुए हैं। इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है। वो हमारा डायस्पोरा यहाँ पे आता है। पहले मैं बताता हूँ डायस्पोरा के बच्चों की तरबियत क्या है। अभी यहाँ भी ये वो समझते हैं बच्चा अगर ऊपर वाले क्लास में जाए उसको यहाँ भी कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी। वहां से को बचता है थोड़ा सा तो उसको आईटी में डालते हैं। आज तक मैंने किसी बंदे को ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा प्रोफेसर बनेगा यहाँ पे अमेरिका में भी, या मेरा बच्चा वकील बनेगा, या मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ के पाकिस्तान सर्व करेगा। ये बताया ही नहीं जाता। सुनिए इलॉन मस्क ने इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए क्या लिखा। वो कहता है यूएसए बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम इंडियन टैलेंट। अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ। और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा होता है? हम कभी अपने अड्डे दे देते हैं अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए, कभी हम ड्रोन अटैक करने की इजाजत दे देते। हमसे तो यही फायदा हुआ है अमेरिका को अब तक, जिसका वो कभी भी शुक्रगुजार नहीं है। हमने क्या फायदा दिया दुनिया को ये देखिए, हमने क्या कंट्रीब्यूशन दी है दुनिया को अभी तक। कुछ अंदाजा भी है आपको क्या दिया है हमने अब तक पाकिस्तानियों ने? हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जनाब हमने गौरी मिसाइल बना लिया, हमने बनाए यार, कुछ और भी तो करें साथ साथ। और हमें वो उस तरह लॉबिंग करनी या हमें उसकी मार्केटिंग करनी नहीं आती जिस तरह इंडियंस जो है वो मार्केटिंग करते हैं अपने लोगों की। और अब जारी बात है अगर कोई पाकिस्तानी वहां पे बैठा होगा व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में या अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना कि एक होता तो है कि भाई हाँ उसके आने से उसके बैठने से पाकिस्तान को फायदा तो बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया, नॉट दैट जस्ट के वो कोई नेगेटिवली कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे हैव एन इन्फ्लुएंस। उनका एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, और वो इन्फ्लुएंस इसी तरह है कि उनको पता है कि हमने यहाँ पे आए थे, हमने काम किया, हमने एक्सेल किया, हमने टॉप पोजीशंस पे जाना है, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। सो एक तो पीआईए का एक जहाज जो था उसको कुआलालंपुर में इंपाउंड कर लिया गया फॉर नॉन पेमेंट, और दूसरा पीआईए के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। नॉन स्टॉप से बेइज्जती शुरू हो गई है पाकिस्तान की। पहले इन्होंने 2.5 साल में पाकिस्तान को अंदरूनी मुल्क में इज्जत किया है,
तो अब ये इंटरनेशनल बेइज्जती का प्रोग्राम जो है वो रूट शुरू हो गया है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनामियों की एक तह तक पहुंच चुका है। पाकिस्तानियों के साथ ही आखिर ये क्यों होता है? लेकिन शर्मिंदगी, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है इस वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, नॉन स्टॉप बेइज्जती पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। मलेशिया का जो कोलालमपुर है, जैसे कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद है या फिर इंडिया का दिल्ली है, वैसे मलेशिया का कोलालमपुर है। PIA की फ़्लाइट वहाँ पर गई थी। अब वो वहाँ का प्लेन यूज़ करते थे, मतलब मलेशियन प्लेन। अब उनका कुछ रेंट देना बाकी होगा। अगर आप उनका प्लेन यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ रेंट देना पड़ता होगा, जो भी होगा। अब उनको रेंट देना बाकी होगा, तो भाई साहब उनका प्लेन गया तो फिर जब्त कर लिया गया और कहा यह गया कि जब तक इतना पेमेंट क्लियर नहीं किया जाता, PIA मतलब कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की इस फ्लाइट को यहाँ से रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अब ज़रा सोचिए कितनी भारी लेवल की बेइज्जती है। अब वहाँ पर बैठे जो प्रवासी होंगे, जो लोग होंगे, चाहे पाकिस्तानी हो या फिर किसी और कंट्री के होंगे और पाकिस्तान में जा रहे होंगे, जो भी हो, अब क्या क्या कौन कौन सी चीज़ से उनको यहाँ पर गुजरना पड़ा होगा, आप सोच सकते हो। और अगर वो नॉन पाकिस्तानी है, मतलब पाकिस्तान के नहीं रहने वाले, लेकिन किसी काम से या फिर घूमने आया है, हालांकि मुझे नहीं लगता कोई घूमने आया होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए, तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगी पाकिस्तान की, किस लेवल की नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। अंदरूनी मामला है, पर इसका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से भारत से भी है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान की टीवी पर इस संबंध में क्या चर्चा हुआ। एक तो PIA का एक जहाज़ जो था उसको कोलालमपुर में इम्पाउंड कर लिया गया फॉर नॉन पेमेंट। वो लीजिंग कंपनी ने PIA के ऊपर एक केस किया हुआ था और जज ने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया। और दूसरा, ईरान ने ऑफिशियली आज पाकिस्तान के लिए PIA के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। PIA के जहाज़ जो हैं वो ताहुक्म सानी ईरान की एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दो वाक़यात ऐसे हैं कि इसके बाद आदमी सिर्फ कह सकता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। PIA के मुंह पे जो दो थप्पड़ पड़े हैं कोलालमपुर में और ईरान के ऊपर, अब PIA की लॉस्ट ग्लोरी जो है वो उसको ढूंढने की शुरुआत भी जो है तकरीबन 450 बिलियन से होनी है, क्योंकि 450 बिलियन PIA का डेट है और ये देना है PIA ने। और इतने में पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान कम से कम 25 एयरलाइन शुरू कर सकती है। मलेशिया में PIA का एक 777 जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया, जी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि नॉन पेमेंट के ऊपर जब उसको इम्पाउंड कर दिया तो गिरफ्तारी है ना बेसिकली। उन्होंने कहा था कि नॉन पेमेंट है लीज अमाउंट की, जो तकरीबन $14 मिलियन बनती है एक कंपनी वियतनाम की जो एयरलाइन है उसके लिए। आज अभी ईरानियन एयर स्पेस जो है वो 2 फरवरी तक बंद कर दी गई है PIA के ऊपर ड्यू टू नॉन पेमेंट। आपको पता है कि एक और जहाज़ PIA का आ रहा था चाइना से, उसमें कई कोविड के पेशेंट पकड़े गए हैं। तो हम बगैर स्क्रीनिंग के जो लोगों को लेके आ रहे हैं वो भी काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर ये एयरलाइन तबाह हो रही है तो इसमें मैनेजमेंट भी शामिल है, इसमें हुकूमत भी शामिल है, इसमें सिविल एविएशन भी शामिल है और इसका अपना अमला भी शामिल है। ये लिमिट आया नहीं करती, इतनी जल्दी ये लिमिट नहीं होती कि जनाब यकम को आपके तैयारे की लीज ड्यू थी और 15 को आपने करने, आपने एक लॉन्ग लीज के ऊपर तैयारा लिया हुआ है। इसका मतलब है कि मामला जून से खराब थे और वो रिमाइंडर उन्होंने कोई लेटर लिखा होगा, में ईमेल आई होगी, उसके बाद उसकी रिमाइंडर आया होगा, आपने उसके ऊपर कोई रिप्लाई किया होगा या रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, उसके बाद फिर मेल आई होगी। तो लेकिन चूंकि हम में ना खन्नास समाया हुआ है ना, गर्दन में सरिया है ना, कि हमें किसी की जुर्रत हमारे सामने बोल सके, तो वो यहूद नसारा थे ना जी, वो उन्होंने नहीं मानी आपकी ये वाली ना मुजाहिद की जो है वो ये वाली बात नहीं मानी उन्होंने। उन्हें पता ही नहीं था कि जनाब आपकी जो नारा तकबीर है उससे जो है वो अर्श कांप जाता है, तो उन्हें पता ही नहीं चला सर। तो उन्होंने फिर वो वहाँ पे वो जो 2-3 रिमाइंडर होते हैं, वैसे 3 रिमाइंडर के बाद फिर उन्होंने उसकी कार्रवाई शुरू होगी, फिर भी आपको इंटीमेट किया होगा कि हम कार्रवाई शुरू करने लगे हैं, बंदरे पुत्र बांध जाओ जब भी दे दो, ठीक है। उसके ऊपर भी जब हमने रिएक्ट नहीं किया होगा तो वो उन्होंने कॉन्फिस्केट या हेल्ड कर लिया, उसको जरा थोड़ी सी रिस्पेक्ट रह जाती है इस लफ्ज़ के अंदर, होल्ड कर लिया जी वहाँ के ऊपर
या अगर आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह आइडियलाइज करते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब मलेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद को, तो उन्होंने भी जवाबी तौर पे मोहब्बत का इजहार किया है और वो जो मुसाफिर थे उनको मेहमान के तौर पे कुआलालंपुर में रोक लिया है कि आपकी हम मेहमानदारी करना चाहते हैं, इसलिए आप एक दिन रुक जाओ, हैं जी। और वो रोक लिया। वैसे वो जिस होटल में उनको रोका है उसका किराया जो है वो PIA को ही पड़ेगा मुसाफिरों को वहाँ पे ठहराने का। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी बेइज्जती, नॉन स्टॉप से बेइज्जती शुरू हो गई है पाकिस्तान की। पहले इन्होंने 2.5 साल में पाकिस्तान को अंदरूनी मुल्क में इज्जत किया है, तो अब ये इंटरनेशनल बेइज्जती का प्रोग्राम जो है वो रूट शुरू हो गया है। 167 मुसाफिरों का आखिर सारे मामले में कसूर क्या था? क्या वजह थी कि उनको इस अजियत से गुजरना पड़ा कि जनाब उनको जो है वो ऑफ बोर्ड किया गया उस जहाज से? पाकिस्तानियों के साथ ही आखिर ये क्यों होता है? लेकिन शर्मिंदगी, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है इस वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी को कि हमारी एयरलाइन ने आखिर ऐसा किया क्या है जो हमें ऐसी हजीमत का सामना करना पड़ा। कितना बड़ा डैमेज होना है इस पूरी एयरलाइन को, सिर्फ एयरलाइन को नहीं बल्कि इस मुल्क को। कैच-22 सिचुएशन, नवाला खाएं तब मरें, ना खाएं तब मरें। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनामियों की एक तह तक पहुंच चुका है। मुझे बड़े दुख से मैं ये बात कर रहा हूं और इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं कब से कह रहा हूं कि हम पस्तियों में गिर चुके हैं जहां तक एविएशन का ताल्लुक है। सर, एक धमाका कल जो है वो गवादर में भी हुआ है, जिसके ऊपर चीन को तो बहुत तशवीश है और वो मतलब इस वक्त तशवीश क्या मैं कहूँ कि वो बहरहाल गुस्से में है कि सोचे फ़ौज की और पुलिस की सिक्योरिटी में वो लोग जा रहे थे और फिर भी उनके ऊपर वहाँ पे ये इस तरह का अटैक होना। यानी फौज मौजूद है हिफाजत पे, पुलिस मौजूद है, 2 प्लाटून्स। ये कैसी फौज थी और ये इसमें कैसे इंटेलिजेंस का निज़ाम था जो ये नहीं जानता था कि ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ये इतना बड़ा चैलेंज है कि समझ में नहीं आ रहा। इंडिया तो एलानिया इसका मुखालिफ है, उनके ख्याल में तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। या चाइनीज को बददन किया जाए पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान में सी आगे इसका अगर नहीं होता उसका फायदा किसको है? इंडिया को। फायदा किसको है? अमेरिका को। नमस्कार दोस्तों, अब जो चाइना का सीपेक बंद हुआ है ना, उसके कई सारे रीजंस है। उसमें से एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान को और चाइना को कभी स्टेबिलिटी मिली ही नहीं। अब वहाँ का ग्वादर पोर्ट बना लिया उन्होंने। उनको लगता था कि भाई यहाँ से हम सीधा रोड निकाल के पूरे पाकिस्तान से निकाल के सीधा चाइना पहुँचेंगे, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि बलूचिस्तान के अंदर ही वो फेल हो गए। और बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया है पाकिस्तान के अंदर कि भाई वहाँ पर हर जो रूट है सारे रूट पर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर मान लीजिए कि आपने प्रोवाइड कर भी दी तो 15-20 दिन 1 महीना के बाद तो आप तो थोड़ा सॉफ्ट होंगे। और बस वही सॉफ्ट जब समय आएगा तब ये जो बलोच लोग हैं या फिर कहे कि BLA वाले जो है बलोच लिबरेशन आर्मी वाले लोग हैं वो सीधा वेट करके बैठे होते हैं और सीधा ठोक देते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी का पूरा व्हीकल यहाँ पर उड़ा दिया गया है। कई बार चाइनीज़ जो लोग होते हैं जो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने जा रहे होते हैं उनको फुल सिक्योरिटी मिलती है, फिर भी उन पर हमले हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीपेक बंद हुआ है ना, इसी का यही सबसे बड़ा रीज़न है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। सर, एक धमाका कल जो है वो गवादर में भी हुआ है, जिसके ऊपर चीन को तो बहुत तशवीश है और वो मतलब इस वक्त तशवीश क्या मैं कहूँ कि वो बहरहाल गुस्से में है कि सोचे फ़ौज की और पुलिस की सिक्योरिटी में वो लोग जा रहे थे और फिर भी उनके ऊपर वहाँ पे ये इस तरह का अटैक होना। कुछ बात समझ अभी कि ये हमें पता है कि ये होना है और ये चाइनीज़ को भी पता है, क्योंकि इस वक्त हर पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में किसी तरह सीपैक को ऊपर रोड़े अटकाए जाए या चाइनीज़ को बददन किया जाए पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान में सी आगे इसका अगर नहीं होता उसका फ़ायदा किसको है? इंडिया को। फ़ायदा किसको है? अमेरिका को। फ़ायदा किसको है? उनके हवारियों को। ठीक है ना? तो इसलिए हमें ये भी सोचने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये बेनिफिशियरी कौन है। जब कोई मर्डर होता है तो देखना पड़ता है इसका बेनिफिट किसको हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि बेनिफिशियरी कौन है। इट इज़ वेरी सिंपल, ये कोताही नहीं है। यू आर नाउ एट वॉर। और जब आपने ओपनली प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना कि हमने अमेरिका का डिक्टेशन नहीं लेना, तो देयर इज अ प्राइस टू पे। अब वो करनी पड़ेगी। गवादर इंसिडेंट 1 महीने में दूसरा बड़ा इंसिडेंट, चाइना ने जो रिएक्शन दिया उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो वाकये को देखिए ना
यानी फौज मौजूद है हिफाजत पे, पुलिस मौजूद है, 2 प्लाटून्स। नहीं वो 2 प्लाटून तो इशारा है, वो दासू के लिए है, दासू के लिए, ठीक। यहाँ पे पुलिस साथ मौजूद है, फौज साथ मौजूद है, काफिले के, और इसके अलावा सड़क पे वर्दी के बगैर फौजी मौजूद है, सादा लिबास उसको किया गया था, मतलब पक्का था वो अपने काम में, है जी, ब्रेन वॉशिंग हुई थी, उसने 20 मीटर के फासले पे खुद को उड़ा दिया। वो ज्यादा एहतियात, चौकस रहें, चौकन्ना रहें, ज्यादा एहतियात बरतें, कम अज कम घरों से बाहर निकले, यानी बेचारे शॉपिंग के लिए भी एहतियात के साथ जाएं। दुश्मन क्या चाहता है, देखिए सबूताज करना एक हमला नहीं है, 6 हमले हुए हैं। चीनी कौंसलेट पे हमला हुआ है पिछले 3 साल में, हुआ 5 स्टार होटल पे हमला हुआ है, दासू पे 14 जुलाई पे हमला हुआ है, अब ये हमला हुआ है, और कौंसल खाने पे हमला तो देखिए ना, बहुत बड़ी सारे बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग, महीनों की मंसूबाबंदी चाहिए होती है। अब ये इतना बड़ा चैलेंज है कि समझ में नहीं आ रहा। इंडिया तो एलानिया इसका मुखालिफ है, उनके ख्याल में तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, बल्कि ये लाहौर भी इंडिया का हिस्सा है। उनके अगर उनका मौका, गांधी जी ने कहा था इंडिया बामियान तक है, वजीरिस्तान की सरहद पे कहा गया, और ये भी कसर नफ्स, ये सारी दुनिया उनकी है, वो मालिक है इस दुनिया के, हैं जी, ठीक है ना। और एक हिजान है, जैसे जर्मनी के हिटलर के जर्मनी में पाया जाता था, अब ये भारत, इसको सबटाज करना है किसी भी तरह, इसको इतना महंगा और मुश्किल बना देना है, जितना ज्यादा से ज्यादा महंगा और मुश्किल बना दिया जाए। ये है चैलेंज पाकिस्तानी फौज के लिए। 2 बटालियन वहां लगा देंगे, आपने सही कहा, और हर जगह पे हिफाजती इंतजाम बेहतर बनाए गए। मसला क्या है इदारों का, सालाना, फिर भी ये नेशनल आर्मी नहीं बनेगी, टेक्स डिकेड्स एंड डिकेड्स। पाकिस्तान आर्मी 1947 में नहीं बनी थी, वी आर एन ओल्ड आर्मी, और दुनिया जो है वो अमेरिका एंड कंपनी, वो तो है इंडिया के साथ, इसलिए कि वो बड़ी मार्केट है, तो इसलिए कि उन्हें पॉलिसी, टॉप प्रायोरिटी क्या है उनकी पॉलिसियों में, तरजीह अव्वल क्या है, चीन को रोकना है। कि आपने एक प्लान बनाया तो बी प्लान है ही नहीं, कि भाई अगर वो नहीं ठहर सकती, अव्वल तो ये कैसी फौज थी और ये इसमें कैसे इंटेलिजेंस का निजाम था जो ये नहीं जानता था कि ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और इस 1.5 साल में ये प्लानिंग करते किन किन लोगों को निकालना है और कैसे निकालना है। एक तो इसमें इनका सारी असेसमेंट ही गलत थी, कोई प्लानिंग थी ही नहीं। यूएई की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग और शायद दुनिया में ऊंची तरीन जो बिल्डिंग्स है उनमें शुमार होता है इस बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था ईमार ग्रुप, जो कि दुनिया में और खासतौर पर यूएई के अंदर ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाती है। 5 लाख स्क्वायर फीट का वो श्रीनगर के अंदर वो बनाने जा रहे हैं, और इसके अंदर भी यूएई का भारत के कब्जे को मजबूत करने जा रहे हैं। रिगार्डलेस कि आपका रिलीजन क्या है, हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि मतलब एक यूएई मुस्लिम कंट्री है तो इंडिया के साथ क्यों कर रहा है, तो लेकिन पैसे की दुनिया में जहाँ इकॉनमी आती है वहाँ पर कोई रिलीजन नहीं होता, वहाँ से उनको फ़ायदा है, इस वजह से कर रहा है। और जहाँ तक हमारी बात है कि हमारे साथ वो क्यों नहीं कर रहा, तो हमारे जो हालात वाक़यात हैं आपके सामने ही हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि दुबई के अंदर जिसने बुर्ज खलीफा बनाया वही बिल्डर या फिर आप कहो कि वही जो लोग हैं वो कश्मीर के अंदर, इंडिया के पास जो कश्मीर है उसके अंदर जो नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। अब ये चीज़ देखकर पाकिस्तान को डेफिनेटली चिंता होगी कि भाई उम्मा कहाँ गया, मुस्लिम उम्मा जो सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज़ पहले बिछ जाते थे पाकिस्तान के सामने, या फिर कहे कि उनकी कोई भी बात वो टाला नहीं करते थे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उनकी जब इंडिया कुछ एक्सपेक्ट करता था और पाकिस्तान जब मना करता था तब वो कंट्रीज़ भी हमें खुलकर मना कर देती थी कि भाई, और हमें पता भी चलता था कि ये पाकिस्तान नहीं करवाया है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सिर्फ कश्मीर के अंदर हो रहा है। अब सबको पता होगा कि यूएई ने यहाँ पर अनाउंस करके रखा है कि हम आने वाले कुछ सालों के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे कश्मीर के अंदर। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं हो रहा है कि उनको बस अच्छा लग रहा है, ये हमारी विदेश नीति का एक सक्सेस स्टोरी है।
कहने का मतलब ये है कि यही चीज़ पाकिस्तानियों को जलाकर भून देती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। यूएई के अंदर एक बुर्ज खलीफा बना हुआ है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, यूएई की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग और शायद दुनिया में ऊंची तरीन जो बिल्डिंग्स हैं उनमें शुमार होता है इस बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था ईमार ग्रुप, जो कि दुनिया में और खासतौर पर यूएई के अंदर ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाती है। 5 लाख स्क्वायर फीट का वो श्रीनगर के अंदर वो बनाने जा रहे हैं। और इसके अंदर भी यूएई का लुलु ग्रुप, ये आप डीपी वर्ल्ड और ये ईमार ग्रुप, तीनों यूएई के, एक ही मुल्क कोई दूसरा नहीं, तीनों यूएई के ये कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगा करने जा रहे हैं और भारत के कब्जे को मजबूत करने जा रहे हैं। मुल्क कश्मीर के अंदर आ रहा है जिसने पाकिस्तानी नैरेटिव को नहीं सुना, जिसने इंडियन नैरेटिव को माना है और एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर जहां हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है। तो इस वक्त इमरान खान साहब का जो कहते हैं मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूं, मैं कश्मीर का सफीर हूं और फिर यूएई के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब का कड़ा इम्तिहान है। इस पर पाकिस्तान को एहतजाज करने की, एक्शन लेने की, इसको रोकने की जरूरत है। चले मुजाहिदीन तो रोकेंगे ही रोकेंगे। ये मनोज सहना पहुंचा हुआ है ना यूएई के अंदर, इससे सवाल किया गया मुख्तलिफ कंपनीज की जानब से कि कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो हमारी डूब तो नहीं जाएगी। मनोज सेना ने कहा है हाँ हमले हो रहे हैं लेकिन वो हमारा मसला है, सिक्योरिटी देना हमारा इशू है, हम सिक्योरिटी देंगे। दुबई हुकूमत की जेरे मलकियत कंपनी मकबूजा कश्मीर में ड्राई पोर्ट तामीर करेगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सेना का कहना है कि बंदरगाहें बनाने वाली दुबई की मारूफ कंपनी डीपी वर्ल्ड मकबूजा वादी में ड्राई पोर्ट बनाने के लिए तैयार है। अब ये यूएई का कश्मीर के अंदर कोई पहला मंसूबा नहीं है, यानी इन मंसूबों के जरिए भारत का कब्जा मजबूत किया जा रहा है एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर। यूएई की गल्फ न्यूज की खबर पढ़िए, यूएई बिजनेस हाउस साइन की एग्रीमेंट विद इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये गल्फ न्यूज कह रहा है कि इंडियन यूनियन ऑफ टेरिटरी कश्मीर, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर यूएई जो है उसका यूएई की कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये एक और गल्फ न्यूज ही की खबर सुनिए, यूएईज लुलु ग्रुप confirms investment 100 million investment push into Jammu and Kashmir. Lulu is already a major importer of fresh produce from the Indian state. अच्छा सर ये बताएं कि जो यूएई है इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, अभी भी उसने $7 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया इंडिया के अंदर, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, तो रिगार्डलेस कि आपका रिलीजन क्या है, हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि मतलब एक यूएई मुस्लिम कंट्री है तो वो इंडिया के साथ क्यों कर रहा है। तो लेकिन पैसे की दुनिया में जहाँ इकॉनमी आती है वहाँ पर कोई रिलीजन नहीं होता, वहाँ से उनको फ़ायदा है, इस वजह से कर रहा है। और जहाँ तक हमारी बात है कि हमारे साथ वो क्यों नहीं कर रहा, तो हमारे जो हालात वाक़यात हैं आपके सामने ही हैं। जिस तरह से बड़ी लेबर काम करती है यूएई के अंदर, वहाँ पे इंडियन लेबर भी काम करती है, बांग्लादेश की लेबर भी काम करती है, बट एक भेदभाव देखा जाता है सब लेबर्स में, इंडियन लेबर को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे, क्या वजह समझते हैं आप? असल में एक उनकी जो करेंसी है वो हमसे बेहतर है और आबादी उनकी ज़्यादा है, वो वैसे स्ट्रॉन्ग हैं फाइनेंशली हमारे। मैं थोड़ा सा आईटी से रिलेटेड हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि फ्रीलांसिंग के अंदर वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और यहाँ पे ये डायरेक्टली आपको पता है दिल्ली रूल कर रहा है। सो अब डायरेक्टली दिल्ली रूल कर रहा है और ये इंडियंस ने ये यूएई को कन्विंस किया है कि हम, क्योंकि सेंट्रली गवर्नमेंट देख रही है, सो लिहाजा आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। सेंट्रली यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है ना, सो और पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा, लेकिन इसका मतलब है कि दुबई की गवर्नमेंट ने ये मान लिया है, यूएई ने ये मान लिया है कि भले ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो भी है, लेकिन हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे।
और ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स लगाएंगे, आईटी टावर्स होगा, मल्टी पर्पस टावर्स होंगे, लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं। तो अब ऑब्वियसली ये एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट है व्यूअर्स, जिसको देख के लोकल्स के मुंह में पानी आएगा कि भाई हम किस चीज की जंग लड़ रहे हैं। सो इससे एक और अक्स भी निकलता है कि क्या कश्मीर के ऊपर वो जो एक आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो इन्वेस्टमेंट कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने की, उसका क्या सोचे। इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था, फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस, क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 इयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगाए। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले अगर आप कुछ सालों से देखो ना तो यूरोप का कोई भी कंट्री पाकिस्तान को हथियार बेचने से सीधा मना कर देता है। अब सीधी बात है, यहाँ पर एक सबसे पहला एंगल तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन है। तो अगर मान लीजिए कि आप इंडिया को सप्लाई करते हो और इंडिया से आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है तो पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करने का एक रीज़न आपको वैसे ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया का भी फोर्स है, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे स्वीडन हो, जिनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, इंडिया ने यहाँ पर सीधा कह दिया है कि भाई अगर आपको यहाँ पर ठीक से बिजनेस करना है इंडिया के साथ और बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करना है पर आने वाले दिनों में ये बिजनेस बढ़ता ही रहेगा, तो आपको पाकिस्तान के साथ थोड़ा अपना जो बिजनेस है वो कट ऑफ करना पड़ेगा। यही बात है क्योंकि फ्रांस देखिए 1965 की वॉर में और 71 की वॉर में भी फ्रांस जो है वो पाकिस्तान की साइड ही था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब जो ये सारे कंट्रीज इंडिया की फेवर में आ रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी और पैसा अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर करवा लेता है और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था, फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस इंडिया के लिए, क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 इयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली। एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगा जाता है। सोचे इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी। मेरे हिसाब से जो यूरोपियन यूनियन है, दे आर कंफर्टेबल विद इंडिया। आई एम गोना बी स्ट्रेट, दे आर कंफर्टेबल, वी आर नो वे। आई वुड से कि इंडिया जो है वो आपको बैकफुट पे लेता जाएगा और वो ऑलवेज लेता जाएगा। बेशक वो आप उसको वो हिंदुता कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन ये होगा, ये है, ये रियलिटी है। हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा। स्मार्ट इंडिया इज ऑलवेज स्मार्ट। आप उनकी मार्केट चेक करें, उनकी मार्केट में अगर आप इंग्लैंड के हिसाब से देखें, ऑल टेली कम्युनिकेशन उनकी इंडिया में है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी मच लाइक, इनका जो इंटर कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है आपस में। यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है उसकी प्रेसिडेंसी आ गई है फ्रांस के पास। फ्रांस के पास आई, उसके बाद अब आगे अगले 6 महीने यूरोपियन यूनियन का जो काउंसिल है उसको फ्रांस हेड करेगा। ये एक ऐसे टाइम पे आया है जब फ्रांस का डायरेक्ट पंगा हुआ। और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि फ्रांस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब रह चुके हैं। अगर आप रीसेंट पास्ट में देखिए तो टीएलपी ने जो फ्रांस और उसके एम्बेसडर को निकालने के लिए जो प्रोटेस्ट किए थे पाकिस्तान में, उसके बाद और उस दौरान हमने देखा कि फ्रांस के जो एम्बेसडर्स थे उनकी तरफ से, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से कुछ इस तरह की बातें की गई और जवाब दिया गया पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर ट्वीट्स के ज़रिए। यहाँ से कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने जो ट्वीट्स की थी उनका भी उस तरफ से जवाब आया। ये सब कुछ होता रहा तो कोई रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे।
इस वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये सवाल जो उठाया है कि क्योंकि एक तो फ्रांस के पास प्रेसिडेंसी आ गई, वो ये कर सकता है, और वो बाकी तमाम यूरोपियन यूनियन जो है उस पर ये दबाव डाल सकता है, उनको प्रेशराइज कर सकता है। अगर ये फैसला कर ले फ्रांस एज ए प्रेसिडेंट, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंसी उसके पास है, तो वो बाकी यूरोपियन यूनियन को इस बात पर कायल कर सकता है, उनको इस बात पर ला सकता है कि पाकिस्तान को जो भी हथियार वहाँ से फराहम किए जाते हैं, वेपन्स, उन सब पे पाबंदी लगा दी जाए, और वो उन सबको फिर वो मानना पड़ेगा। और पाकिस्तान के वो तमाम यूट्यूब चैनल्स जो कि भारत के खिलाफ बात करते थे, उनको ना सिर्फ भारत में बैन किया गया है, बल्कि वो तमाम यूट्यूब चैनल्स अब ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं। मुझे टर्मिनेट किया गया है जिसकी तकरीबन 8.5 लाख के करीब उस पर फॉलोअर्स थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इंफॉर्मेशन वॉर में आज इंडिया को जो कामयाबी हासिल हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं है। ये नजमुल हसन बाजवा की वीडियो मिलियंस भी, शायद 2 मिलियन भी क्रॉस कर गई, लेकिन उसका मौजू जो था वो हिंदू धर्म था, हिंदू मजहब था। हिंदू मजहब को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को ओपन करता। नमस्कार दोस्तों, अब कोई भी पाकिस्तानी अगर इंडिया में आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान कितनी बड़े लेवल पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से रह रहे हैं, या फिर कहे कि जितनी मस्जिदें इंडिया में होगी शायद ही पाकिस्तान में होगी। लेकिन जो पाकिस्तानी इंडिया में नहीं आ पाते उनको बरगलाना या फिर कहे कि उनका ब्रेन वॉश करना तो बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई ये जो कई सारे यूट्यूबर हैं जिनकी चैनलें बंद कर दी गई है, नॉट सिर्फ इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट टर्मिनेट ही कर दी गई है, क्योंकि इंडिया ने जो है वो फोकस करवाया यूट्यूब को कि भाई देखिए आप जो कह रहे हो ना कि भाई आपकी पॉलिसी वायलेट करने पर चैनल बंद होता है, तो आपने ये सारी जो चीज़ें हैं, इन टाइप के जो वीडियोज़ है, पूरा का पूरा गलतफहमी यहाँ पर फैलाता है, तो आपने उस पर कुछ नहीं किया, तो फिर यूट्यूब ने उनकी चैनलें बंद कर दी। अब वो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, जब आपको मिलती है तब आपका चैनल सीधा बंद हो जाता है, और यहाँ पर यही हुआ है, और वही यहाँ पर रोना रो रहे हैं। और कई सारे यूट्यूबर तो ऐसे थे जिनके व्यूज़ मिलियंस में जाते थे, सारा का सारा बंद हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय सरकार ने यूट्यूब कम्युनिटी को एक रिकमेंडेशन की, और इस रिकमेंडेशन के मुताबिक उन्होंने 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन करने का कहा। और पाकिस्तान के वो तमाम यूट्यूब चैनल्स जो कि भारत के खिलाफ बात करते थे, उनको ना सिर्फ भारत में बैन किया गया है, बल्कि वो तमाम यूट्यूब चैनल्स अब ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं, और यूट्यूब ने उन तमाम चैनल्स को टर्मिनेट कर दिया। यहां पर दो बातें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह कि नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद तो देनी पड़ती है कि भाई आप भारत में कर लेते तो हम कहते कि चलें आपका अपना मुल्क है, यहां पर आपने कौन सा पाकिस्तानियों को जीने का हक देना था या पाकिस्तानियों की आवाज बंदी करनी थी तो आपने कर ली। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड करवाया है, वहां पर तो आप दाद के मुस्तहिक हैं कि जनाब ये पाकिस्तानी झूठ बोलते थे, ये पाकिस्तानी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते थे, ये पाकिस्तानी फेक न्यूज को प्रोपेगेट करते थे। कश्मीर के इशू को, बिपिन रावत के इशू को, अयोध्या और राम मंदिर के इशू को, माइनॉरिटी राइट्स के इशू को इन्होंने बेस बनाकर बैन करवाया है। जो अपने आप को साबिक एंकर कहलाते हैं, उन समेत पाकिस्तान के 20 यूट्यूबर्स का यूट्यूब ने एक लिहाज से तख्ता उलट दिया है, यानी कि यूट्यूब को ने उनको बैन कर दिया, हटा दिया है। ये नजमुल हसन बाजवा के साथ हुई। शुरू में मैंने देखा इसकी वीडियो मिलियंस भी, शायद 2 मिलियन भी क्रॉस कर गई, लेकिन उसका मौजू जो था वो हिंदू धर्म था, हिंदू मजहब था। हिंदू मजहब को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को ओपन करता, क्योंकि उसमें जो थंबनेल था वो इतना मतलब है कि उसमें हिजानी कैफियत थी, और जो उसका टाइटल था वो बहुत सख्त था। और मुझे अंदाज़ा हो गया कि जब आप किसी के मज़हब को, मकतब को, भले कोई भी हो, गलत हो सही हो, इसका फैसला आपने और मैंने नहीं करना, लेकिन जब आप उसको टारगेट करते हैं, ज़ाहिर है कि इंडिया में 1 अरब 20 करोड़ या इससे भी ज़्यादा आबादी है, तो जब आप उनके किसी बहुत बड़ी आबादी के मज़हब को टारगेट करेंगे तो वहाँ के लोग देखेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी मिलेगा आपको, भले नीचे गालियाँ बकी जा रही हों। कि देश के अंदर भय और भ्रम की स्थिति फैलाई जाए, फेक न्यूज़ के माध्यम से
या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 यूट्यूब चैनल्स हों या 5 अन्य यूट्यूब चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहाँ के जो हैंडल वाले यहाँ पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की गई है, ताकि ऐसी ताकतों को देश के खिलाफ काम ना